हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल उल्टी पुल्टी दुनिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल हमने मोशन चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 9th का। ठीक है। और काफ़ी सारे टॉपिक हम कवर भी कर चुके हैं, जैसे मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। आज इस एक वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे, क्योंकि थोड़ा ही पोर्शन बचा है। कल हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन देखी थी, हमने नॉर्मल मैथमेटिकल तरीके से। आज हम इक्वेशंस ऑफ मोशन करेंगे ग्राफिकल मेथड से। ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड से करने के लिए आपको दो टाइप के ग्राफ पता होने चाहिए। क्लास 9th में हमारे पास दो टाइप के ग्राफ दे रखे हैं। चलिए आइए देखते हैं। जो पहले टाइप के ग्राफ है वो है हमारे पास ग्राफ पढ़ेंगे आज हम। ठीक है। और फिर ग्राफ के बाद ही ग्राफिकल मेथड हम देखेंगे। ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस ऑफ मोशन हम डिराइव करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास दो टाइप के ग्राफ होते हैं। एक है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एक है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और दूसरा है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और दूसरा है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है। आइए एक एक करके दोनों को देखते हैं कि क्या है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सबसे पहले बात करते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। ठीक है। देखिए नाम से ही पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम यानी एक एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट होगी और दूसरे एक्सिस पे टाइम। तो इस वाले एक्सिस पे मैं टाइम ले लेता हूँ और इस वाले एक्सिस पे मैं डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूँ। ठीक है। ये हमारी डिस्प्लेसमेंट हो गई। एक एक्सिस पे टाइम, एक एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। ये हमारा हो जाता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता बताता क्या है? जैसे अगर मान लेते हैं मैं इस ग्राफ पे यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं ऐसे चलना स्टार्ट करूँ, तो अगर मैं ऐसे चलना स्टार्ट करूँगा तो टाइम बढ़ेगा, मतलब समय अपने बढ़ रहा है धीरे धीरे। और अगर मैं इस पे ऐसे चलूँ तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी, टाइम नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है ना? तो अगर मैं ये इस ग्राफ में ऐसे चलूँ, ऐसे कुछ ऐसे, तो इसका मतलब क्या है? देखो टाइम के साथ साथ अगर मान लेते हैं मैं यहाँ पहुँच गया, सपोज इस ग्राफ में मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, लेट से 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, इधर 1 मीटर, इधर 2 मीटर, इधर 3 मीटर, सपोज मैंने ऐसे मार्क कर दिया। तो और मैं यहाँ पहुँच गया, तो मैं 1 सेकेंड में 1 मीटर चला, देखो 1, इधर भी 1 बढ़ गया, इधर भी 1 बढ़ गया। फिर इधर 2 सेकेंड में देखो मैं यहाँ पहुँच गया, सपोज 2 मीटर, है ना? तो हम क्या डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस कवर कुछ हो रही है, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी अगर हम समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो किसी वेलोसिटी से बढ़ रहे होंगे, है ना? तो ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये इसका स्लोप है। ये जो लाइन है इसको इसका स्लोप बोलते हैं। नहीं पता तो सीख लीजिए, अभी हम धीरे धीरे बताते चलेंगे सब कुछ। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के थ्रू हम ग्राफ में कुछ तो बनाएंगे ना। तो ग्राफ में हमने ये जो लाइन बनाई है ये इसका स्लोप कहलाता है। और स्लोप, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप है वो हमें क्या बताता है? वो हमें वेलोसिटी बताता है। ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कुछ भी हम इसमें बनाए, कैसे भी बनाए, चाहे ऐसे बनाए, ऐसे कुछ भी इसमें बनाए, तो वो स्लोप होगा इसका। और वो स्लोप क्या बताएगा? हमें वेलोसिटी बताएगा। ठीक है। जैसे हमें ये लाइन हमने बनाई है तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी बता रहा है। क्या बता रही है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि जितना टाइम बढ़ रहा है उतनी डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है। अगर हम इसी ग्राफ को हम ऐसे बना दें, इधर डिस्प्लेसमेंट और इधर टाइम, है ना? अगर हम इसको ऐसे बना दें तो ये भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। लेकिन आप ध्यान देंगे कि इसमें सिर्फ टाइम बढ़ रहा है ऐसे, ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा, मतलब डिस्प्लेसमेंट कम ज़्यादा कुछ नहीं हो रही, डिस्प्लेसमेंट जितनी थी उतनी है। इसका मतलब बॉडी किस में है? इसका मतलब बॉडी रेस्ट में है। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है ये क्या बताता है? ये बताता है वेलोसिटी। अच्छा, इसमें वेलोसिटी कैसे बताई? देखिए, स्लोप का मतलब क्या होता है, पहले आप स्लोप समझिए। स्लोप का मतलब ये होता है कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। जैसे कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स, ये वाई, ये माइनस वाई। जैसे मैंने यहाँ पे ये एस लाइन बना दी एक, तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, उसी को स्लोप कहते हैं। एक्चुअली में तो स्लोप जो होता है वो टेन थीटा होता है। ठीक है। ये सब बातें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से आप क्लास 11 में समझेंगे, वहाँ इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में समझाया जाता है। फिलहाल आप बस इतना समझिए कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा, उसी को हम स्लोप कहते हैं। स्लोप को बस हमें टेन के साथ लेना होता है, टेन थीटा। ये 10th क्लास में आएगा टिग्नोमेट्री में कि टेन क्या होता है। सिंपली आप अभी इतना समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है
या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो भी हम ड्रॉ करते हैं उसे स्लोप कहते हैं, वो वेलोसिटी देता है। यहाँ ये लाइन बता रही है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मोशन है, और यहाँ पे बता रही है कि बॉडी रेस्ट में है। देखिए ना, अगर मैं ऊपर जाता तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ती ना, लेकिन मैं तो कहीं गया नहीं, मैं तो सीधा आगे चला, मतलब टाइम बढ़ा है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ी। मतलब बॉडी किस में है, रेस्ट में है, और यहाँ बॉडी किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा ग्राफ। दूसरा ग्राफ है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम ऐसे ग्राफ बनाएंगे। इस बार हम इधर क्या बनाएंगे, वेलोसिटी, और इधर क्या बनाएंगे, टाइम। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कुछ ना कुछ बताएगा, है ना। तो मान लेते हैं हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसे करके एक लाइन बनाई है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये स्लोप हो गया, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें पता है क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है। क्या देता है, एक्सीलरेशन। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, क्या बताता है, वेलोसिटी। ऐसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, एक्सीलरेशन बताता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, एक्सीलरेशन बताता है। ठीक है, जैसे मैंने ये वाली लाइन बनाई है, तो अगर आप ध्यान देंगे ये टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है। तो ये कैसे, किस टाइप का मोशन होगा, क्या बता रही है, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बता रही है। क्या बता रही है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। कैसे बता रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ये ग्राफ, देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है ना। जितना टाइम बढ़ता जाएगा उतनी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं ग्राफ को, इधर वेलोसिटी इधर टाइम, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो देखिए टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ घट नहीं रही है। जितनी इतनी वेलोसिटी है अभी तक, यहाँ तक हम पहुँचे हैं, लेट्स से 5, 5, 10, 15 वेलोसिटी है, और टाइम के साथ वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब कैसा हो गया, कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो गया, कोई एक्सीलरेशन नहीं है। कांस्टेंट को हम जीरो भी कह सकते हैं कि भाई ये जीरो है फिलहाल, अभी इसमें कुछ कम ज़्यादा हुआ नहीं है। ठीक है, और अच्छा ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होता है, मान लीजिए ये ग्राफ यहाँ तक बना है, ठीक है, तो अगर मैं इस ग्राफ को शेडेड कर दूँ विद एक्स एक्सिस, ये जो हमारा एक्स एक्सिस बंद होता है इसके साथ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट बताता है बॉडी की। क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा मैं तीनों बातों को फिर से ब्रीफ करता हूँ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन बताता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट बताता है कि बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट करी है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन बताता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ही एरिया बॉडी की डिस्प्लेसमेंट बताता है कि बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट की है। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये यूनिफॉर्म मोशन बता रहा है, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है मतलब बॉडी रेस्ट पे है, ये बता रहा है। यहाँ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बता रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। ठीक है, अच्छा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, बढ़ नहीं रहा है। और यहाँ तो कांस्टेंट मतलब इसको आप जीरो ही मान के चलिए कि ये जीरो एक्सीलरेशन है, यहाँ कोई एक्सीलरेशन नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ साथ बढ़ी नहीं है, कांस्टेंट रही है, तो इसको जीरो एक्सीलरेशन भी बोल सकते हो। इसको यूनिफॉर्म को तो मतलब ये कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब इन्हीं इक्वेशंस का ध्यान रखते हुए, इन्हीं ग्राफ का ध्यान रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करना। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अच्छा, इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए ग्राफिकल मेथड से हम दोनों में से कौन सा यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा यूज़ करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आइए देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम यहाँ बनाएंगे एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सबसे पहले ये हो गया हमारे पास वेलोसिटी, और ये हो गया हमारे पास टाइम। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये ज़ीरो है, या ओ मान लेते हैं, चलो इसको ये ओ है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक बॉडी ऑलरेडी किसी इनिशियल वेलोसिटी यू से चल रही है, ए पे है। देखो ये क्या बता रहा है कि ये ऊपर जाऊंगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, इधर जाऊंगा तो टाइम बढ़ेगा। ठीक है, ऑलरेडी बॉडी यहाँ पे है, ऑलरेडी बॉडी यहाँ पे है, मतलब ये ओ ए बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी यू है। बॉडी ऑलरेडी यहीं से स्टार्ट हुई है, बॉडी यहीं से स्टार्ट हुई है। अब क्या है, हमने बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जो कि यू थी, कुछ भी रही होगी, लेट से 10 की स्पीड से चल रहा है, 15, 20 जो भी,
अब हमने धीरे धीरे इसको एक्सेलरेशन देना स्टार्ट किया, मतलब हमने धीरे धीरे एक्सीलेटर बढ़ाया। सपोज ये गाड़ी है, एक बाइक है, तो धीरे धीरे एक्सीलेटर दिया, तो एक्सीलेटर देने से क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो फिर ये बॉडी कुछ ऐसे दिखेगी, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, क्योंकि देखो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम भी बढ़ रहा है इधर की तरफ और वेलोसिटी भी बढ़ रही है ना। और सपोज यहाँ तक हमने इसको एक्सेलरेट किया, ठीक है। अब इस ग्राफ का ध्यान रखते हुए हम इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। मैं इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं और इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये O है, ये A है, इसको मैं B मान रहा हूँ, इसको C मान रहा हूँ, इसको D मान रहा हूँ। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक क्या था, इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद हमने वेलोसिटी को बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, यहाँ पहुँच गए अब हम। तो ये वेलोसिटी का ग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी हमने इस एक्सिस पे दिखाई है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी ये हो गई, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी फाइनल वेलोसिटी। ये इनिशियल वेलोसिटी OA है ना। OA क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और ये BD क्या है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी। BD क्या है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। O से लेके D तक क्या है, ये टाइम है हमारे पास कि हमने इतनी टाइम तक एक्सेलरेशन दिया है, ठीक है। OA इनिशियल वेलोसिटी, BD जो है V है फाइनल वेलोसिटी, और OD क्या है, OD है जो टाइम हमें लगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी OA U है, फाइनल वेलोसिटी BD क्या है, ये V है, और ये जो OD है ये टाइम है, ठीक है, T। अच्छा अगर ये OD टाइम है तो ये AC भी टाइम होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक जितना ये है उतना ही ये है, तो OD भी टाइम है और इसके साथ साथ AC भी टाइम है। और अगर OAU है तो OA और CD भी इक्वल है दोनों, तो मैं CD को भी क्या बोल सकता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव करते हैं उसको समझते हैं। बताइए B से लेके D तक, ये B से लेके D तक, इस BD को क्या मैं BC प्लस CD लिख सकता हूँ। BD को जैसे 100 रुपये हैं तो 100 रुपये को आप 40 रुपये प्लस 60 रुपये लिख सकते हैं ना, मतलब पूरे को 2 पार्ट में लिख सकते हैं। तो BD को मैं 2 पार्ट में लिख सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक CD और यहाँ से यहाँ तक BC। तो मैं इसको लिख सकता हूँ BC प्लस CD। अब यहाँ से यहाँ तक जो BD है, BD ये पूरा, ये तो V है यानी फाइनल वेलोसिटी, तो मैंने BD को V लिख दिया। BC कितना है, BC के बारे में अभी कोई जानकारी है नहीं BC, तो मैं BC को एज इट इज़ लिख रहा हूँ। और CD, यहाँ से यहाँ तक CD कितना है U। देखो ये CD किसके बराबर है, इसके, तो जितना U ये भी है U, ये भी U और ये भी U, तो CD की जगह मैं लिखूंगा U, ठीक है। अब BC के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये स्लोप बना है। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ये एक्सेलरेशन देगा, यानी ये जो लाइन AB है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है, और स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहाँ थोड़ी सी आप मैथ्स को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए यह है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन बताता है, ठीक है। और स्लोप होता क्या है, स्लोप होता है tan थीटा, और tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। आई नो ये आपके लिए थोड़ी सी नई बात है, लेकिन कोशिश तो करेंगे समझने की। अभी मैंने आपको बताया भी था यहाँ पे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है। इसका स्लोप, ये जो लाइन है ये हमें एक्सेलरेशन बताएगी, तो स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन देता है, और एक्सेलरेशन tan थीटा होता है, तो यानी एक्सेलरेशन को मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकता हूँ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन, अच्छा परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब क्या है, देखो इस ट्रायंगल में देखना, ACB में ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। BC क्या है, परपेंडिकुलर, और AC क्या है, बेस, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, ये आपको क्लास 10 में जानने को मिल जाएगा। फिलहाल मैं अभी भी बता देता हूँ, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और tan थीटा को ही हम स्लोप कहते हैं, और स्लोप ही एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो मैंने एक्सेलरेशन को परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल लिखा। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है BC, और बेस कितना है, बेस है हमारे पास AC, ठीक है। तो इस चीज़ को अब हम यहाँ करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या है, BC अपॉन AC, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू BC क्या है मुझे मालूम नहीं है,
लेकिन AC तो पता है, जो OD है उतना ही AC है, तो अगर ये T है OD तो AC भी कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। तो मैंने T रख दिया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में भेजूंगा इसको मैं, तो ये A इंटू टी AT किसके इक्वल आ जाएगा, BC के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम BC की जगह क्या पुट कर सकते हैं, AT। तो V इज इक्वल्स टू BC, और BC की जगह कितना पुट कर दीजिए, AT प्लस U। तो V आ जाएगा हमारे पास U प्लस AT। ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव ग्राफिकल मेथड से। क्या किया हमने सिंपली बस इतना किया है कि हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है। एक बॉडी इनिशियल वेलोसिटी से चल रही थी, फिर उसको एक्सेलरेट किया तो यहाँ तक वो पहुँच गई, तो ये फाइनल वेलोसिटी V हो गई। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया कि BD जो है वो किससे मिलकर बनी है, BC प्लस CD से। ठीक है, CD कितना है, U, तो CD की जगह U पुट कर दिया। ये BD क्या है, BD V है फाइनल वेलोसिटी, और BC हमने कैसे निकाला, हमने कहा स्लोप क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन बताता है, एक्सेलरेशन है ना, और स्लोप क्या होता है, tan थीटा भी होता है, और tan थीटा P/B, तो हमने एक्सेलरेशन को P/B के इक्वल कर दिया। ठीक है, और P क्या है यहाँ पे, BC, और बेस क्या है, AC, तो A इज इक्वल्स टू BC/AC आ गया। ठीक है, और AC जो है AC, ये यहाँ से यहाँ तक टाइम, OD जो है वो टाइम है, तो जितना OD है उतना ही AC भी होगा, तो ये T है तो ये भी T होगा, तो AC की जगह हमने T रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके T को यहाँ पहुँचा दिया, तो BC किसके इक्वल आ गया, AT के इक्वल आ गया, है ना। अभी हमने BC की वैल्यू उठा के AT की जगह पुट कर दी, तो हमारे पास V इज इक्वल्स टू U प्लस AT आ गया। इसे बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अच्छा जो सेकंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है, उन सब इक्वेशन को हम किसका यूज़ करके करेंगे, इसी मेथड का यूज़ करके करेंगे। ठीक है, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यही हम करेंगे, इनफ स्पेस है, यहाँ हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये इसी स्पेस को हम यूज़ करेंगे, यहाँ हम करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया है, अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हम ये फाइंड कर लें तो ये हमें क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। जितना भी ये एरिया आएगा वो डिस्प्लेसमेंट है। सपोज ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आया ये 10 आया, तो ये 10 मीटर ही हमारी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो ये है, देखो O से A तक ये इनिशियल वेलोसिटी और फिर यहाँ तक फाइनल, तो इसको मैं ऐसे शेड कर रहा हूँ, ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हो जाएगा। ये पूरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया कौन सा एरिया है, ये है OABCD, OABCD, ये पूरा हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये एरिया ऑफ VT ग्राफ है, ये माइनस नहीं लिखा है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिखने का तरीका है। क्या होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, ये वाला एरिया OABCD, ये पूरा एरिया कौन सा एरिया, एरिया ऑफ OABCD, OABCD। ठीक है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। क्या बताता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, डिस्प्लेसमेंट। और ये जो एरिया है ना OABCD, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक रेक्टेंगल बना है और एक ट्रायंगल बना है। तो इस एरिया को मैं दो पार्ट में लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, ABC प्लस रेक्टेंगल कौन सा है, OACD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है S, एरिया ऑफ ABC का एरिया, ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस, देखो ये ट्रायंगल में ये AC बेस है और हाइट क्या है, BC क्या है, हाइट, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, हमने हमेशा पढ़ा है रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये तो हो गई OD की लेंथ और ब्रेथ क्या हो गई OA। ठीक है, तो S इज इक्वल्स टू हाफ, देखिए
AC, AC, AC क्या है, जितना टाइम OD है उतना ही AC है, तो मैं AC को OD और OD को T, यानी इसको मैं T लिख सकता हूँ, इंटू BC। अच्छा BC की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड करी है, अभी BC कितना है 80, तो BC की जगह हम लिख देंगे 80 प्लस, देखो प्लस OD, OD क्या है, ये टाइम T है, इंटू OA, और OA क्या है, OA है U। तो S आ जाएगा हमारे पास हाफ, ये मल्टीप्लाई में सब A है, और T इंटू टी, टी स्क्वायर, प्लस ये U इंटू टी, यू टी। तो हम लिखेंगे S इज इक्वल्स टू, पहले लिखेंगे UT, फिर प्लस और हाफ AT स्क्वायर। बात कुछ क्लियर हुई? ठीक है, ये आ गया हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन की सेकंड इक्वेशन, है ना। तो अभी हमने दो इक्वेशन डिराइव करी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और कौन से मेथड से करी है, यूजिंग ग्राफिकल मेथड। आइए अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, यहां पे हम करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए भी हम सेम वही चीज करेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वही क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, और एरिया ही क्या बताता है, एरिया कौन सा एरिया, देखो ये है ना, तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो एरिया कौन सा है हमारे पास, OABCD, अगेन वही एरिया, एरिया ऑफ OABCD। हमने कहा एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और एरिया कितना है, ये है OABCD। और एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। और ये जो एरिया है OABCD, इसको ध्यान से देखना, अभी तो हमने इसको एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल बना के सॉल्व किया है, अब हम इसको एक ट्रेपीजियम मान के सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए ट्रेपीजियम जनरली आपने पढ़ा है कि ये ट्रेपीजियम होता है, ये आपने हमेशा पढ़ा है, ये ट्रेपीजियम है जिसमें ये साइड, एक साइड पैरेलल होनी चाहिए, वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल। तो अगर मैं इसकी इस साइड को थोड़ा छोटा करके सीधा बना दूं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या ट्रेपीजियम नहीं होगा, बिल्कुल ये ट्रेपीजियम होगा, है ना। देखो ये साइड इसके पैरेलल थी, अभी भी ये इसके पैरेलल है, अभी भी ये इसके पैरेलल है। अच्छा, अब अगर मैं इसको ऐसे करके रोटेट करा दूं 90 डिग्री, इसको मैं ऐसे करके रोटेट करा दूं, ऐसे ऐसे रोटेट करा दूं, तो ये कुछ ऐसे नहीं दिखने लग जाएगा हमें, ऐसे, ये वाला हिस्सा ऊपर चला गया, है ना। तो देखिए ये ट्रेपीजियम ही बना है एक, ये ऐसे ही तो बना है, ये डायग्राम ऐसे करके जैसे ये बना है, तो ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है। तो इस बार हम इसको एरिया ऑफ OABCD ना लिख के लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कौन सा, OABD, OABD, OABD। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है S, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABD, ट्रेपीजियम का एरिया मैं आपको बता दूं होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो S इज इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, जो साइड पैरेलल होती हैं, जैसे यहाँ ये दोनों पैरेलल हैं, यहाँ ये दोनों पैरेलल हैं, यहाँ ये दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ पैरेलल कौन सी साइड है, ये वाली इसके पैरेलल है ना, ये वाली इसके पैरेलल है, यानी OA और BC पैरेलल वही तो होती हैं जो बिल्कुल सीधी हो आमने सामने, ऐसे उनकी लेंथ इक्वल हो ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आमने सामने बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, वो पैरेलल होती हैं। तो यानी OA और BD, तो OA प्लस BD, और इनटू में हाइट, हाइट का मतलब होता है पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये वाली और ये वाली, तो इनके बीच की डिस्टेंस ये है यहाँ से यहाँ तक, यानी OD। ठीक है, ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब जो पैरेलल है, यानी OA और BD पैरेलल थी, OA और BD पैरेलल थी, इनटू हाइट, हाइट क्या है, पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस यानी OD। तो S इज इक्वल्स टू हाफ OA, ये देखिए OA क्या है, U इनिशियल वेलोसिटी U, प्लस BD क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस BD, और BD क्या है, फाइनल वेलोसिटी V, इनटू में OD, है ना, OD।
और ओ डी, और ओ डी क्या है? टाइम। ओ डी क्या है? टाइम। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, हमें पता है एसिलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी, है ना। एसिलेशन का फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम को इधर कर दीजिए, एसिलेशन को इधर, तो एसिलेशन को नीचे भेज दीजिए, टाइम को ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो टी हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। तो अब हम इस टी की जगह वैल्यू पुट करेंगे v माइनस यू अपॉन ए। एसिलेशन का फॉर्मूला ये होता है, टी को ऊपर कर दिया, ए को नीचे कर दिया, है ना। तो s इज इक्वल्स टू हाफ u प्लस v, और t की जगह क्या लिखेंगे? v माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, तो s इज इक्वल्स टू, देखो ऊपर क्या लिखा है, ऊपर लिखा है v माइनस यू और v प्लस यू, तो v माइनस यू v प्लस यू, ये आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, v प्लस यू v माइनस यू, तो v देखो v प्लस यू v माइनस यू, ये आइडेंटिटी है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की, और देखो अपॉन में 2 है और अपॉन में a है, तो ये हो गया मल्टीप्लाई 2a। 2a को हम इधर शिफ्ट करेंगे, तो 2a इंटू एस, 2a एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी स्क्वायर, यू को इधर भेज दो, तो यू स्क्वायर माइनस का इधर आके प्लस का, और यहाँ पहले से क्या है? 2a एस। इस तरीके से हमारी आ गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली। ठीक है, पहली इक्वेशन के लिए हमने क्या किया? हमने BC को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, है ना। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाला, एरिया निकाल के इसको हमने रेक्टेंगल और ट्रायंगल मान के एरिया को सॉल्व किया, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमने इसको क्या माना? ट्रेपीजियम माना। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 97% चैप्टर क्लियर हो गया। एक छोटा सा टॉपिक आपको बचता है, सर्कुलर मोशन। आइए उसको भी कर लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आइए देखते हैं सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन, देखिए जब भी कोई बॉडी किसी सर्कल में मूव करती है, ठीक है, व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कल, जैसे एक सर्कुलर राउंड है, सर्कुलर पाथ है, तो जब भी कोई बॉडी किसी सर्कल में मूव करती है तो उसे हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कल, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर path, when a body moves in a circular path, it is known as circular motion. It is known as circular motion. ठीक है, अच्छा अगर बॉडी चल रही है किसी वेलोसिटी, कम वेलोसिटी से, ज़्यादा वेलोसिटी से, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन अगर बॉडी मूव करे कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से, कह लीजिए कांस्टेंट स्पीड से चले, लेट से 10 की स्पीड से चलना स्टार्ट हुई और कंटिन्यूसली 10 की स्पीड से चलती रहे, 10 की स्पीड से चलती रहे, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन ए सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, वेलोसिटी नहीं लिख रहा हूँ, कांस्टेंट स्पीड लिख रहा हूँ। क्यों? अभी बताता हूँ। कांस्टेंट स्पीड, व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, इट इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इट इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी सर्कल में चल रही है, स्पीड कम हो ज़्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो सर्कुलर मोशन है। लेकिन अगर सर्कल में चल रही है कांस्टेंट स्पीड से, तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब कहेंगे सर स्पीड ही क्यों लिखा, कांस्टेंट वेलोसिटी क्यों नहीं लिखा? देखिए जब हम सर्कल में मूव करते हैं ना, तो ये कहानी होती है छोटी सी, देखिएगा इसको। जैसे मान लेते हैं हम सर्कल में मूव कर रहे हैं ऐसे, तो कोई बच्चा है जो चल रहा है सर्कल में, तो जब वो ऐसे चल रहा होगा, इस तरफ जा रहा है ऐसे, तो उसका फेस इस तरफ है, यानी उसकी डायरेक्शन ये हो गई। जब वो ऐसे घूमेगा, यहाँ पे पहुँचेगा, तो उसका फेस इस तरफ, डायरेक्शन ये हो गई। जब वो यहाँ पहुँचेगा तो उसका फेस इस तरफ, डायरेक्शन ये हो गई। जब वो यहाँ पहुँचेगा फेस इस तरफ, तो डायरेक्शन ये हो गई। मतलब कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज हो रही है। और अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है वेलोसिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। वेलोसिटी वो है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी।
मान लीजिए मैग्नीट्यूड तो मैंने कांस्टेंट कर दिया, मैग्नीट्यूड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, वो तो हमने कांस्टेंट कर दी, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है हर वक्त। तो जब डायरेक्शन चेंज होगी तो मतलब वेलोसिटी चेंज होगी, है ना, इसलिए कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं लिखते। इसीलिए सर्कुलर मोशन को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। सर्कुलर मोशन इज एन accelerated motion. Circular motion is an accelerated motion. Now what do you mean by accelerated motion? जिसमें कंटिन्यूसली एक्सेलरेशन हो रहा हो। तो यार जब स्पीड 10 है तो एक्सेलरेशन फिर कैसे हो रहा है, एक्सेलरेशन ऐसे हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, हर वक्त डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन का चेंज होना वेलोसिटी को चेंज करा रहा है, और चेंज इन वेलोसिटी ही तो क्या होता है, एक्सेलरेशन। कल वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, यही एक्सेलरेशन होता है। और यहाँ वेलोसिटी हर वक्त चेंज हो रही है, और जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या होगा बॉडी में, एक्सेलरेशन होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि एक बॉडी सर्कल में घूम रही है कांस्टेंट स्पीड से 10 की स्पीड से, ठीक है, क्या उसमें एक्सेलरेशन होगा, हाँ बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि सर्कल में घूमने के बाद भी उसमें क्या हो रहा होता है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है। तो डायरेक्शन का चेंज होना, वेलोसिटी का चेंज होना, चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे हमारे सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो गए, पूरा टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गया। अभी इसकी एक वीडियो और बननी है जिसमें हम इसके सारे न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे कि मोशन चैप्टर से किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं। देखिए इक्वेशंस ऑफ मोशन है हमारे पास, है ना, उसमें बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं, ग्राफ से न्यूमेरिकल है, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इस टाइप के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमें करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको इसी वीडियो में कवर करूँगा तो वो फिर बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो अभी ऑलरेडी वीडियो 32 मिनट्स की हो जाएगी है। तो अगली जो वीडियो आएगी पार्ट 3, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। आप दोनों वीडियो को एक साथ देखिएगा, जब भी देखें तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं पार्ट 3 में। जय हिंद, जय भारत।